हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नवोदय क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में भारतीय संविधान की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे आज के एक नया टॉपिक न्यायपालिका पर। जी हाँ दोस्तों, न्यायपालिका के अंतर्गत हमें दो न्यायालय पर बात करना है ना। इसमें हमें सर्वोच्च और उच्च न्यायालय पर चर्चा करनी है। तो आज के सेशन में न्यायपालिका के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अर्थात कि सुप्रीम कोर्ट पर हम पूरे विस्तार से बात करने का प्रयास करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का संगठन किस प्रकार से होता है, इनके जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है, क्या कार्यकाल होता है, क्या वेतन भत्ते होते हैं। इन सारी बातों के साथ ही साथ में हम सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न शक्तियों को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों इस सर्वोच्च न्यायालय वाले कंसेप्ट को पूरे व्यवहारिक रूप से क्लियर और कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं सेशन आज का। एक बार यहां पर भी देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि आज से यूनिट 4 स्टार्ट हो चुकी है आपकी। मतलब इसका समझ रहे हैं दोस्तों, 3 यूनिट हम टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक, है ना। जैसा कि इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत और खूबी कोई है तो वो यही है कि हम सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, सभी सब्जेक्ट को पूरे टॉपिक वाइज टॉपिक क्रम अनुसार पढ़ाते हैं। किसी भी टॉपिक को बीच में छोड़ा नहीं जाता, पूरे टॉपिक वाइज टॉपिक ही मिलेगा, है ना। जाइए एक बार प्लेलिस्ट में सर्च करके देखिए, प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको वहां मालूम चलेगा, वहां पर आपको कि पूरा टॉपिक वाइज टॉपिक, है ना, आपका सभी सेशन कंटिन्यू चलते हैं। तो इसी प्रकार से भारतीय संविधान के अंतर्गत दोस्तों न्याय यूनिट 4 के अंतर्गत यूनिट 4 में न्यायपालिका और संवैधानिक अन्य संवैधानिक निकाय, ये दो कंसेप्ट है अर्थात कि दो टॉपिक है। इसमें न्यायपालिका को हमने सबसे पहले उठाया है। न्यायपालिका के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन दो न्यायालयों पर हम पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद में सेकंड टॉपिक में जो दूसरे संवैधानिक निकाय है उन पर चर्चा करेंगे, जैसे कि निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, एसटी एससी आयोग क्या होता है। इन सब पर हम पूरे विस्तार से इनको भी समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट सेशन में इनको भी कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? आइए दोस्तों शुरू करते हैं सेशन को। आज के टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको पढ़ लीजिएगा जिससे आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है ना। चलिए, तो अब ये जान लेते हैं कि आज के सेशन में हमें पढ़ना क्या है, किन किन बिंदुओं पर हमारा आज फोकस रहेगा, उस पर हम चर्चा कर ले दोस्तों। देखने में काफी लंबी लिस्ट नजर आ रही होगी, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना है। जितनी लंबी लिस्ट ये नजर आ रही है दोस्तों उतना ही इजी भी है ना। इसको बेसिकली देखिए, प्रत्येक टॉपिक में हम एक व्याख्या वाले पॉइंट को तो हमेशा कवर करते हैं, व्याख्या वाले पॉइंट को हमेशा कवर करते हैं, ठीक है ना। व्याख्या को कवर करते हैं। उसके बाद में जो दो मेन कंसेप्ट है हमारे, ये दो मेन कंसेप्ट है, दो मेन कंसेप्ट है दोस्तों, जिस पर हमें आज विशेष रूप से चर्चा करनी है। ये स्टार बनाने का प्रयास कर रहा था, अब जाके बना, ठीक है। है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी रचना होती कैसे या उसका संगठन कैसे होता है। तो इसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे कि न्यायाधीश कितने होते हैं, ठीक है, इनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है, या इसके अलावा न्यायाधीशों की योग्यता क्या होती है, इनका कार्यकाल और इनको हटाने के लिए जो महाभियोग इन पर चलाया जाता है तो ये प्रक्रिया क्या है। तो इन तीन बिंदुओं के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की रचना को समझेंगे। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अर्थात कि शक्तियां क्या है ना, या कार्य क्या है इसके। तो उन कार्यों की थोड़ी सी लंबी लिस्ट यहां पर जा रही है दोस्तों 8, क्योंकि देखिए हमारा सर्वोच्च न्यायालय है ये। सर्वोच्च न्यायालय मतलब समझ रहे हैं ना कि भारत में इसके बाद और कोई न्यायालय नहीं है, मतलब कि संपूर्ण एक संपूर्ण है, मतलब कुल मिला कह सकते हैं कि भारतीय क्षेत्र में अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय अपनी भूमिका जो है निर्वहन करता है ना। तो इस प्रकार से हम जो सर्वोच्च न्यायालय, अगर इसके बारे में हम भली भांति रूप से समझ जाते हैं तो बाकी के उच्च न्यायालय और जो इसके अधीनस्थ न्यायालय है उनको समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए पूरे विस्तार से इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं दोस्तों, एक एक कंसेप्ट को 1 बाय 1 करके इसको कंप्लीट करेंगे, जिससे कि कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन शेष ना बचे। करें शुरू। ओके, सबसे पहले दोस्तों अगर व्याख्या की बात करें तो देखिए बेसिकली मैंने पहले भी आप लोग कई बार एक बताया है कि शासन व्यवस्था, जो भी शासन व्यवस्था है भारत की, जो भारतीय शासन व्यवस्था है दोस्तों, शासन व्यवस्था है, भारतीय शासन व्यवस्था में
तीन विशेष पिलर होते हैं, तीन विशेष पिलर अर्थात कि तीन आधार स्तंभ होते हैं जिस पर संपूर्ण शासन व्यवस्था टिकी हुई होती है। कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों तीन जो हमारे शासन की व्यवस्था के पिलर होते हैं ना, वो पिलर होते हैं, एक होता है व्यवस्थापिका। क्या होता है दोस्तों? व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका, इसको हम अच्छे से समझ भी चुके हैं। इस व्यवस्थापिका के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? देखिए व्यवस्थापिका मतलब, चलिए आगे बताएंगे। दूसरा पिलर है इसका कार्यपालिका। क्या है? कार्यपालिका। तीसरा पिलर है न्यायपालिका। न्यायपालिका। और इन तीनों का अपना अपना महत्व है। तीनों में से एक भी डिस्टर्ब हुआ तो शासन व्यवस्था का संचालन संभव ही नहीं है, सब बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल सकते हो। अब कब बोल पाएंगे? जब इनके कार्यों को आप लोग एक बार समझ जाएंगे। व्यवस्थापिका में आपको पढ़ा चुका हूं, कार्यपालिका भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। व्यवस्थापिका के अंतर्गत क्या क्या था आप देखिए। व्यवस्थापिका के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों? सबसे पहले राष्ट्रपति। अगर हम केंद्र की व्यवस्थापिका की बात करें तो राष्ट्रपति है ना, उसके बाद में लोकसभा, लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। इसको मैं इतना टाइम देकर इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको एक कंप्लीट समझ आए, कुछ भी डाउट ना बचे, है ना। तो देखिए व्यवस्थापिका में, व्यवस्थापिका का मतलब क्या होता है? व्यवस्थापिका मतलब कानून का निर्माण करने वाली संस्था, जो विधि का निर्माण करती है ना। तो भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत अर्थात हमारी संसद में कानून का निर्माण कौन कर रहा है? तो कानून का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा किया जाता है, संसद के तीन अंगों के द्वारा, है ना। तो ये तीनों अंगों को अगर हम एक साथ मिला दें तो इसी को हम कहेंगे व्यवस्थापिका। क्लियर है? इसको आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। और राज्य की व्यवस्थापिका के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके। जब राज्य की व्यवस्थापिका की बात करें, राज्य की, ये तो हो गई आपकी केंद्र की व्यवस्थापिका। और जब राज्य की व्यवस्थापिका की बात करें तो राष्ट्रपति के स्थान पर क्या जाएगा दोस्तों? राज्यपाल, ठीक है ना, राज्यपाल। और लोकसभा के स्थान पर विधानसभा, विधानसभा। और राज्यसभा के स्थान पर विधान परिषद, विधान परिषद। क्या इतना क्लियर है? ठीक है ना। अब आते हैं कार्यपालिका पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों कार्यपालिका, कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है। एक स्थायी कार्यपालिका होती है और एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। याद रखेंगे आप लोग, कार्यपालिका दो प्रकार। पहले कार्यपालिका का काम समझ लीजिए कि दोस्तों जो व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जिन विधि का निर्माण किया जाता है, उन कानूनों का पालन करवाने का काम कार्यपालिका का होता है। जैसे राष्ट्र, देखिए लोकसभा, मान लेते हैं कि कोई विधेयक आता है, कोई कानून बनाने के लिए एक विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, लोकसभा से पास होकर के राज्यसभा में चला गया, राज्यसभा में भी वो पास हो गया और अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास गए और राष्ट्रपति साहब ने भी साइन कर दिया, अर्थात वो कानून बन गया। लेकिन कैसे बना? एक फाइल के अंदर, है ना। एक फाइल के अंदर एक कानून बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन क्या ये कानून, फाइल में कानून बना देना ही पर्याप्त है या फिर इस कानून को अप्लाई करना पड़ेगा जनता के बीच में ले जाकर के? तो वो जो अप्लाई करने का कार्य है वो कार्यपालिका करती है, वो कार्यपालिका करती है, ठीक है ना। तो मैंने अभी अभी बताया आपको कि दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक स्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं ना दोस्तों, वो सबके सब स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और अस्थायी कार्यपालिका मतलब ये कि हर 5 साल में जब कोई नई सरकार बनकर आती है तो वो अपने विभिन्न प्रकार के विभाग बनाती है और उन विभागों के माध्यम से कार्यपालिका का संचालन होता है। तो जो विभाग बनते हैं, उन विभागों के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं दोस्तों? विशेष रूप से मंत्री होते हैं, कोई कैबिनेट मंत्री होता है, कोई राज्य मंत्री होते हैं, है ना। तो उन मंत्रियों के द्वारा जब उन विभागों का संचालन किया जाता है तो वो विभाग जो है दोस्तों वो टेम्परेरी ये गवर्नमेंट कहलाते हैं, मतलब कि अस्थायी कार्यपालिका के भाग होते हैं, ठीक है ना। तो कार्यपालिका को भी हम पढ़ चुके थे। कार्यपालिका में हमने राष्ट्रपति को पढ़ा और राज्यपाल को पढ़ा। केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति और राज्य स्तर पर राज्यपाल को। क्लियर है ना। इसके बाद में दोस्तों, इसके बाद में देखिए राष्ट्रपति को हमने देखा, उसके बाद प्रधानमंत्री को देखा, मंत्रिमंडल को देखा, ये सब कार्यपालिका के होंगे। इसके राज्य स्तर पर हमने राज्यपाल को देखा था और मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को देखा था। क्लियर है ना।
अब वो बात करें न्यायपालिका की तो देखिए यहां तक आपको कहानी समझ आई ना। व्यवस्थापिका कानून बनाती है एक फाइल के रूप में और उसको अप्लाई करने के लिए कार्यपालिका को वो फाइल पकड़ा दी जाती है। वो कार्यपालिका जनता के बीच में जाकर के उस कानून का पालन करवाती है, ठीक है ना। अब कहानी आगे ऐसे बढ़ती है, समझिए कि अगर मान लो व्यवस्थापिका ने कोई ऐसे कानून का निर्माण कर दिया जो जनता के मूल अधिकारों को छीन रहा हो या संविधान में उल्लेखित नियमों का उल्लंघन कर रहा हो, तो इस कमी को कौन देखेगा? अगर मान लेते हैं कि व्यवस्थापिका ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो जनता के मूल अधिकारों का हनन करता हो, जनता के मूल अधिकार उससे छीनता हो, तो उस कमी को कार्यपालिका नहीं देखेगी। कार्यपालिका के पास तो जो कानून आ गया ना एज इट इज उसी फॉर्मेट में जनता के बीच में ले जाकर उसका पालन करवाना चालू कर देगी। लेकिन अगर वास्तविक रूप से अगर उस कानून के द्वारा जनता के मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो जनता तो उस हनन से मतलब कि उस कमी से न्यायपालिका ही है जो जनता को बचाएगी उस कानून से। तो न्यायपालिका का कार्य क्या होगा दोस्तों कि जो कानून कार्यपालिका ने अप्लाई किया जनता पर उस कानून की जांच पड़ताल करेगी न्यायपालिका। और अगर किसी भी प्रकार से यह पाया जाता है कि विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून जनता के मूल अधिकारों को छीन रहा है या संविधान के उपबंधों का उल्लंघन कर रहा है तो न्यायपालिका उसी वक्त उस अधिनियम को या उस कानून को निरसित घोषित कर देगी, असंवैधानिक घोषित कर देगी, ठीक है। और जैसे न्यायपालिका का ठप्पा लगेगा कि ये अमुक जो कानून है वो असंवैधानिक है, जैसे ठप्पा लगेगा वो कानून हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा उस देश से। या फिर न्यायपालिका ये भी कर सकती है कि उस पूरे कानून का जितना भाग संविधान का उल्लंघन कर रहा है, ये जनता के मूल अधिकारों को छीन रहा है, तो उस भाग को निश्चित कर सकती है, उस भाग को शून्य कर सकती है, बाकी का कानून एज इट इज चलता रहेगा। इतनी कहानी समझ आई ना दोस्तों। तो उसी न्यायपालिका की हम आज चर्चा करने वाले हैं और इस न्यायपालिका को भी 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। केंद्रीय स्तर पर बात करें दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट होता है। कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। और राज्य स्तरों की बात करें, राज्य स्तर पर बात करें दोस्तों तो हाई कोर्ट होता है ना। और ये तो कोई नई टर्म तो है नहीं, सब लोगों ने सुनी हुई है। इसके बाद में जो अन्य कोर्ट आते हैं दोस्तों, अन्य कोर्ट आते हैं है ना, जैसे कि अधीनस्थ न्यायालय इनको हम बोलते हैं, अधीनस्थ न्यायालय है ना। तो अधीनस्थ न्यायालय में जिला कोर्ट हो जाते हैं, आपके जिला कोर्ट हो जाते हैं या सेशन कोर्ट हो जाते हैं, है ना, सेशन कोर्ट भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो अन्य कोर्ट हैं हाई कोर्ट से नीचे वाले वो सबके सब इसमें अधीनस्थ न्यायालयों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय और जिला कोर्ट अर्थात की अधीनस्थ न्यायालय। तो 3 प्रकार के न्यायालय, जिसमें से हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे यहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में। लेकिन जिनको अधीनस्थ न्यायालय भी पढ़ना है वो बिल्कुल भी चिंतित ना हो, क्योंकि ये भी हम बिल्कुल निश्चित रूप से पढ़ाएंगे। और अगर इस सीरीज में नहीं पढ़ाएंगे दोस्तों तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अधीनस्थ न्यायालय बहुत पहले उस पर क्लास ले चुके हैं। लिंक आपको अंतिम रूप से जब हम हाईकोर्ट पढ़ाएंगे उस समय डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, तो आराम से इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन तीनों न्यायालय में से आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट पर। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट पर आज हम डिस्कस करेंगे। अब मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं हम टॉपिक पर, डायरेक्टली अब टॉपिक पर आते हैं। अब आपको पूरे समझ आएगा। देखिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय एक स्वतंत्र, सशक्त और निष्पक्ष न्यायालय। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय अर्थात हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो अगर देखा जाए ना दोस्तों तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा शक्तिशाली है। मतलब हमारे संविधान निर्माताओं ने न्यायालय को, हमारे सुप्रीम कोर्ट को अर्थात सर्वोच्च न्यायालय को स्वतंत्र रखने के लिए इसे विशेष रूप से और विशेष अधिकार प्रदान किए हैं, जिससे कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय जनता के मूल अधिकारों की रक्षा कर सके, साथ ही साथ संविधान की भी रक्षा कर सके। अब जनता के मूल अधिकारों की रक्षा किससे करेगा न्यायालय, या संविधान की रक्षा किससे करेगा न्यायालय? सीधी बात है, विधायिका से। क्योंकि जनता के मूल अधिकार हो या फिर संविधान हो, दोनों को खतरा किससे? विधायिका से। क्योंकि विधायिका ही ऐसे कानून बना सकती है जो जनता के खिलाफ हो या संविधान के खिलाफ हो, है ना। तो ऐसे कानूनों से बचाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय करेगा। और इस सब के अलावा सर्वोच्च न्यायालय के और भी बड़े बड़े कार्य हैं जिन्हें हम इनकी शक्तियों में देखने वाले। तो दोस्तों यहां पर एक परिभाषा है शीतल बाड़ साहब की, उसको विशेष रूप से आप लोग याद कर लेना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है शीतल बाड़ साहब की। उन्होंने कहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से भी अधिक शक्तिशाली है, ठीक है ना। तो यहां पर आप
थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से सिर्फ इतना याद जरूर रखना कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, इसे संविधान निर्माताओं ने पूरी तरह स्वतंत्र बनाने का प्रयास किया है और लगभग बनाया भी है। तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय पूरी तरह से स्वतंत्र है, पूरी तरह स्वतंत्र है, कोई सरकार के अंडर में काम नहीं करता है ना। सर्वोच्च निर्णय स्वतंत्र रूप से ही लेता है। अब बाकी के इसके सारे पक्ष हम अंदर सेशन में समझेंगे। अगर सब कुछ इसी स्लाइड पर बात कर लेंगे तो फिर अंदर सेशन और ज्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए एंट्री करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं अपने सेशन को, बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की रचना या संगठन की। तो जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय के संगठन में हम 3 बिंदुओं पर विशेष चर्चा करेंगे कि न्यायाधीश कितने होते हैं, इनका गठन कैसे, इनकी नियुक्ति कैसे होती है। दूसरे हम बात करेंगे इनकी योग्यता क्या होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। दूसरा इनका कार्यकाल कितना रहेगा और इनको हटाना है तो फिर कौन सी प्रक्रिया चलाई जाएगी, जिसे महाभियोग बोला जाता है। तो ये सारी बात हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। आइए एक एक करके जो है सुप्रीम कोर्ट के संगठन को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है ना, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था की थी कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और बाकी 7 अन्य न्यायाधीश होंगे उनका सपोर्ट करने के लिए। ठीक है ना। तो ये किसमें वर्णन था, मूल संविधान में, जब संविधान पहली बार बनकर तैयार हुआ था उसमें। लेकिन साथ ही साथ में उसी आर्टिकल में यह व्यवस्था भी कर दी गई थी कि संसद को यह अधिकार दिया जाता है कि संसद समय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है। तो उसी अधिकार को लेकर के संसद ने भी समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश रहे हैं उनकी संख्या में हमेशा वृद्धि की है, मतलब बढ़ाती चली गई। और इसी कारण से वर्तमान में अगर हम बात करें कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है मेरे दोस्तों, तो आज वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश, कुल मिलाकर के 34 टोटल न्यायाधीश है हमारे सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है ना, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। क्लियर है। अच्छा, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, तो भाई नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते, एक शब्द में नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते, लेकिन ऐसे नहीं कि जो ना कि जिसकी इच्छा हो गई उसको उठा करके राष्ट्रपति बना दिया, ऐसा माफ कीजिएगा मुख्य न्यायाधीश बना दिया, ऐसा नहीं होता है, बल्कि कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से होता है। अब मैं बाद में कभी सेपरेट रूप समझाऊंगा, कॉलेजियम प्रणाली पर एक अलग से सेशन लूंगा, उसमें पूरा बताऊंगा डिटेल कॉलेजियम प्रणाली पूरी क्या होती है, इसको बारे में पूरे में पढ़ेंगे, कम से कम आधे घंटे का सेशन होगा यही। तो कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के, उनकी नियुक्ति होती है। और इस कॉलेजियम प्रणाली में कौन कौन होते हैं, तो इस कॉलेजियम प्रणाली में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश कौन के, सर्वोच्च न्यायालय के, और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है। तो एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश, जब इसको बोलते हैं मिलाकर के कॉलेजियम प्रणाली। और ये कॉलेजियम प्रणाली का प्रावधान कोई संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से होगी, वहां सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के द्वारा होगी। कॉलेजियम प्रणाली व्यवहारिक रूप से डेवलप हुई है और अचानक से नहीं हुई है। 4 से 5 ऐसे मामले सामने आए दोस्तों, उन 4-5 निर्णयों के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के माध्यम से ही कॉलेजियम प्रणाली बनकर के तैयार हुई थी। तो इस कॉलेजियम प्रणाली में एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीशों के द्वारा ये कंप्लीट होता है और डिसीजन दिया जाता है कि किसको न्यायाधीश बनाना है। क्लियर है। और अपना निर्णय, जो कॉलेजियम प्रणाली होती है, ये अपना निर्णय राष्ट्रपति को दे देते हैं, फिर राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति कर लेते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है ना। इसके अलावा इनको वेतन भत्ते कौन देगा, वेतन भत्ते कौन देगा, तो वेतन भत्ते सीधी बात है केंद्र सरकार की जो संचित निधि है ना, जैसे हमारे अकाउंट नहीं होते, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, विभिन्न प्रकार जो हमारे बैंकों में खाते होते हैं, इसी प्रकार सरकार के भी खाते हैं। तो सरकार की जो संचित निधि है, संचित अकाउंट है, उस अकाउंट से इनकी सैलरी कटती है, इनको सैलरी मिलती है ना, वो केंद्र सरकार के संचित जो संचित अकाउंट होता है ना, संचित निधि होती है, मैं भी भूल जाता हूं यार, संचित निधि होती है, संचित निधि से इनका वेतन भत्ते वगैरह करते हैं। और वेतन भत्ते निर्धारित कौन करता है दोस्तों, संसद के द्वारा वेतन भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन एक विशेषता है कि इनके कार्यकाल में वेतन भत्तों को कम नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं, कार्य करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बात करें दोस्तों इनकी योग्यताओं की, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए एक व्यक्ति में क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहली योग्यता जो कॉमन है
भारत का नागरिक हो कंपलसरी, मतलब किसी विदेशी को हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं बनाएंगे, सीधी बात है, कोई विदेशी व्यक्ति को नहीं बना सकते, है ना। तो मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा, मुख्य न्यायाधीश के अन्य न्यायाधीश कौन बनेंगे, जो भारत का नागरिक हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, और यह है कि कम से कम 5 साल से न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहा हो, कम से कम 5 साल से न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो, मतलब एक जो है न्यायाधीश मतलब एक जज के रूप में किसी हाई कोर्ट में काम कर चुका हो, हाई कोर्ट या दो से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष कंडीशन अप्लाई है यहां पर, कम से कम 5 वर्ष उसने न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, है ना, या फिर कम से कम 10 सालों से वो एक अधिवक्ता की भूमिका निभा रहा हो, अर्थात कि एक अच्छा वकील रहा हो। और इन सबके होते हुए राष्ट्रपति के नजर में कानून का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, उस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इनका कार्यकाल और महाभियोग। कार्यकाल की बात करें तो सिंपल सी बात है यार, 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। अब इनकी नियुक्ति जब भी हो जाए, हो सकता है कि वो 64 वर्ष की उम्र में उनकी नियुक्ति हो, या 60 वर्ष की उम्र में नियुक्ति हो। अगर 64 वर्ष की उम्र में नियुक्ति होती है तो 1 साल ही कार्यकाल रहेगा उनका, और अगर 60 साल की उम्र में नियुक्ति होती है तो 5 साल ही कार्यकाल रहेगा। डिपेंड करता है कि 65 वर्ष से कम आयु होना चाहिए, 65 वर्ष ज्यादा ना हो कार्यकाल ये, या फिर कार्यकाल इनका खत्म कैसे हो सकता है, तो स्वयं त्यागपत्र के माध्यम से भी हो सकता है। स्वयं त्यागपत्र देकर भी ये अपना कार्यकाल समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इनको अगर किसी भी न्यायाधीश को अगर पद से हटाना हो तो उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा उनको पद से हटाना पड़ता। अब एक बात यहाँ पर एक गौर कीजिएगा, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा वाले छात्र दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए है। क्या कहा? महाभियोग की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए है ना। महाभियोग की प्रक्रिया सिर्फ राष्ट्रपति के लिए है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए स्पष्ट किया गया कदाचार या असमर्थता के आधार पर, कदाचार या असमर्थता का आधार इनको जो है पद से हटाने के लिए होता है। महाभियोग सिर्फ एक व्यवहार में शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, सिर्फ व्यवहार में, ठीक है ना। इनके साथ भी किया जाता है, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के उसमें भी किया जाता है, इसके अलावा एसटीएससी आयोग है उनके अध्यक्षों के लिए भी किया जाता है। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया एक व्यवहार में इस्तेमाल होती है, लेकिन वास्तविक रूप से अगर हम देखें तो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये शब्द कहां से आया दोस्तों? अमेरिका के राष्ट्रपति से ये शब्द आया है हमारे पास, ठीक है ना। तो इनका कार्यकाल, एक तो स्वयं के त्यागपत्र के माध्यम से वो अपना कार्यकाल समाप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से इनका कार्यकाल समाप्त किया जा सकता है। अब महाभियोग कैसे लगाया जाएगा? जब संसद के किसी भी सदस्य को या किसी भी व्यक्ति को जब ये एहसास हो या ऐसा महसूस हो कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश साहब है वो अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, या वो किसी कारणवश अयोग्य हो चुके हैं, उस पद पर बने रहने में अयोग्य हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में संसद के किसी भी सदन में इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जा सकता है। और वो प्रस्ताव किस आधार पर आएगा? कदाचार अर्थात ठीक से व्यवहार ना करना, है ना, और असमर्थता अर्थात कि अयोग्य हो जाना। तो इस आधार पर संसद के किसी भी सदन में एक प्रस्ताव आएगा, और उस प्रस्ताव को उस सदन से, सदन मतलब संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, तो किसी भी सदन में जब जिस सदन में प्रस्ताव आता है उस सदन में उसे बहुमत से पास होकर के आना पड़ेगा। बहुमत मतलब मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, बहुमत का मतलब क्या? साधारण बहुमत, मतलब कि जितनी कुल संख्या है उस सदन की उसके आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत के माध्यम से, या फिर उपस्थित सदस्यों या मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर वो प्रस्ताव पास हो जाता है तो वो अगले सदन में जाएगा। अर्थात अगर लोकसभा में पहले आया था तो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में पहले आया था तो वो लोकसभा में जाएगा। तो दोनों सदनों से इसी प्रकार से पास होने के बाद ही जो है राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को आदेश देंगे कि आप पद छोड़ दें, और इस प्रकार से उनका पद समाप्त हो जाता, उनका कार्य समाप्त हो जाता है, उनको पद त्यागना पड़ता है। इस प्रकार से उनका कार्यकाल समाप्त किया जा सकता है।
क्लियर है। चलिए आगे बात करें दोस्तों, आगे बात कर देंगे। अब इसमें तो हो चुकी हमारे सर्वोच्च न्यायालय के संगठन की चर्चा। अब बात करते हैं इनकी शक्तियों की। तो शक्तियों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। 6 विशेष शक्तियों पर हम यहाँ डिस्कस करने वाले। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, अभिलेख न्यायालय भी कहलाता है, ये मौलिक अधिकारों का रक्षक भी है, न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से संविधान की रक्षा भी करता है। तो ये इन पर एक एक करके एकदम ईजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों, है ना, बस शब्दों से मत डरिए। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है कि ऐसे अधिकार जो प्रारंभिक रूप से इसको ही मिले हुए हैं, प्रारंभिक रूप से मिले हुए हैं। तो इस प्रकार के इनके पास 3 विशेष अधिकार होते हैं, 3 विशेष अधिकार। एक होता है दोस्तों इसमें एकमेव अधिकार। क्या होता है? एकमेव अधिकार। दूसरा संवर्ती और तीसरा अपीलीय अधिकार। देखिए एकमेव अधिकार का मतलब क्या होता है? एकमेव अधिकार का मतलब यह होता है कि कुछ ऐसे विवाद जिस पर सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही निर्णय ले सकती है, इसके अलावा ऐसे विवादों में कोई भी अपनी टांग नहीं फंसा सकता, है ना। तो ऐसे विवाद, अब ऐसे विवाद कौन कौन से विवाद होंगे जिसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकता हो? तो ऐसे विवाद होते दोस्तों जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाए, तो उस परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ही उन विवादों को सुलझाती है। या फिर एक राज्य दूसरे राज्य की सरकार से विवाद हो जाए, या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो जाए, तो ऐसे विवादों का समाधान सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से ही किया जाता है। तो ये हो गया सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। दूसरा है संवर्ती क्षेत्राधिकार। संवर्ती का मतलब यह हुआ दोस्तों कि कुछ ऐसे अधिकार या कुछ ऐसे विवाद जिस पर निर्णय करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को भी प्राप्त है और उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में से कहीं पर भी आप अपील कर सकते हो उन विवादों संबंधी। कौन से विवाद? तो मौलिक अधिकारों संबंधी विवाद। जब मौलिक अधिकार संबंधी विवाद आते हैं जनता के, तो वो जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो या जो भी विवाद हो मूल अधिकारों को लेकर के, वो व्यक्ति चाहे तो हाई कोर्ट जा सकता है डायरेक्ट, या चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है डायरेक्ट, है ना। तो इसको बोलते हैं संवर्ती क्षेत्राधिकार। तीसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है ये। अंतिम अपीलीय मतलब कि इसके बाद कहीं और अपील नहीं कर सकते हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इसको जो है उम्र कैद की सजा होनी है या फांसी की सजा होनी है, तो उसको कोई नहीं पलट सकता सिवाय राष्ट्रपति के, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ऐसा कोई न्यायालय नहीं है जिसे कोई इनके को पलट सके, या सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कहीं और चैलेंज नहीं किया जा सकता, है ना। तो इसीलिए इसको भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय कहा गया है कि इनके निर्णय के विरुद्ध किसी और न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी उच्च न्यायालय के जितने भी उच्च न्यायालय हैं हमारे देश में, उन सभी न्यायालय के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। क्लियर है ना, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। पुनर्विचार का मतलब क्या हुआ? पुनर्विचार का मतलब सिंपल समझिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने मान ले कोई निर्णय दे दिया है और आगे चल के जैसे कोई विवाद आता है, उस विवाद पर निर्णय हो चुका, आदेश दे चुकी सरकार, माफ कीजिए सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुकी है, निर्णय उनका फाइनल हो चुका है। लेकिन हो सकता है 1 महीने बाद 2 महीने बाद कभी आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगे कि जो निर्णय उन्होंने दिया था उस निर्णय में कुछ कमी रह गई है या किसी पक्ष के साथ में न्याय नहीं हुआ है। हो सकता है कुछ ऐसे तथ्य छिपा लिए गए थे या उस समय दर्शित नहीं हुए थे, ऐसे तथ्य सामने नहीं आए थे जिनके कारण से ठीक से न्याय नहीं हो पाया। तो सर्वोच्च न्यायालय उस निर्णयों को पलट सकती है, उन निर्णयों पर फिर से विचार कर सकती है, चाहे तो उन निर्णयों को फिर से सुधार करके वापस उन निर्णयों को लागू कर सकती है। तो इसलिए कहा गया है कि अपने ही निर्णय पर पुनर्विचार करने का अधिकार भी इनके पास में है और इसकी व्यवस्था विशेष रूप से संविधान के द्वारा आर्टिकल 137 के अंतर्गत की गई है। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार दोस्तों, तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का प्रावधान 143 के अंतर्गत किया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत। इसकी भी कहानी यह है कि जो हमारे राष्ट्रपति साहब है, जब कभी हमारे राष्ट्रपति साहब को लगता है कि कोई ऐसा मुद्दा उनके पास आ चुका है जो सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, तो उस
उस स्थिति में अगर राष्ट्रपति साहब चाहें कि वो सुप्रीम कोर्ट से कुछ जो है परामर्श लेना चाहे तो वो परामर्श ले सकते हैं। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो परामर्श मिला है उस परामर्श को मानना या ना मानना राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित है, मतलब राष्ट्रपति पर निर्भर करता है ना। तो यहां पर एक बात तो हमारी क्लियर हो चुकी है कि राष्ट्रपति साहब सुप्रीम कोर्ट से कोई भी परामर्श मांग सकते हैं सार्वजनिक मामलों पर। लेकिन जो परामर्श सुप्रीम कोर्ट से मिलता है उस परामर्श को राष्ट्रपति माने या ना माने, जैसे नहीं अच्छा लगा तो नहीं मानेंगे और अच्छा लग गया तो मान लेंगे, उसकी उनके ऊपर डिपेंड करता है, राष्ट्रपति साहब के ऊपर। लेकिन अब एक प्रश्न यहां यह खड़ा होता है कि क्या राष्ट्रपति परामर्श मांगे और क्या सुप्रीम कोर्ट बाध्य है परामर्श देने के लिए या फिर मना भी कर सकती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब हमें मिला है 1994 में। अभी तक अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति साहब के माध्यम से अभी तक 9 बार परामर्श मांगे जा चुके हैं। 1994 में 10वीं बार परामर्श मांगा गया था। 10वीं बार परामर्श मांगा गया था और वो परामर्श किस संबंध में था दोस्तों? अयोध्या विवाद के संबंध में। अयोध्या विवाद के संबंध में राष्ट्रपति साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट से कि थोड़ा सा आप अपनी राय बताइए कि अयोध्या मामले में कि बाबरी मस्जिद से पहले, वहां पर यह मुद्दा था कि बाबरी मस्जिद से पहले मंदिर था या नहीं था। इस पर विचार पूछा था सुप्रीम कोर्ट का। किसने? राष्ट्रपति साहब ने। तो अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया था कि हम इस पर कोई परामर्श नहीं देंगे, है ना, तो हमारे अध्ययन के अकॉर्डिंग तो यह हो गया कि हाँ 1994 के 10वें परामर्श से हमें यह पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट भी किसी विशेष विषय के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देने से मना कर सकते हैं। हालांकि मना क्यों किया था वो एक अलग मुद्दा था, क्योंकि वो केस पहले से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, है ना। सुप्रीम कोर्ट की राय मांगना तो फिर ये दुविधा वाली स्थिति हो गई ना। लेकिन ये दोनों मुद्दे आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रपति को परामर्श मांगने का अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय भी उसको मना भी कर सकती है और राष्ट्रपति भी मना कर सकते हैं। क्लियर है ना यहां तक का? चलिए क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है दोस्तों? याद रखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अंतर्गत, किसमें? 129 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। अभिलेख न्यायालय का मतलब यह होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं, जो आदेश दिए गए हैं, उनको सबूत के तौर पर या अभिलेख के तौर पर इनसे छोटे न्यायालय में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे कोई वाद विवाद चल रहा है, जैसे मान लेते हैं कि कहीं पर कोई मर्डर केस हुआ था, उस मर्डर पर कोई मर्डर केस हुआ था, उस मर्डर पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक सजा का प्रावधान किया था या उनको बरी कर दिया था। तो उस सेम प्रक्रिया, सेम मर्डर अगर हुआ है और वो हाई कोर्ट में उससे संबंधित केस चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रकार के केस में क्या निर्णय दिया था, उस निर्णय को हाई कोर्ट में दिखाया जा सकता है और उस आधार पर हाई कोर्ट में न्याय की मांग की जा सकती है और हाई कोर्ट मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो निर्णय किसका था? सुप्रीम कोर्ट का था। तो यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय रहे, उन निर्णयों को जो है प्रामाणिकता के तौर पर उनको उठाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में या अधीनस्थ न्यायालयों में भी। इसके अलावा अगर न्यायालय की कोई अवमानना करता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार का दंड उनको दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है ना। इसलिए इसको अभिलेख न्यायालय की संज्ञा दी गई है। अभिलेख न्यायालय मतलब सिंपल सा, इनके आदेशों को, इनके निर्णयों को बहुत संभाल कर रखा जाता है ताकि आगे चल करके काम आए किसी निर्णय विशेष लेने में। ठीक है ना। नेक्स्ट है इसी में मौलिक अधिकारों का रक्षक। तो ये समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। अनुच्छेद 32 बहुत अच्छे से याद है आप लोगों को। किसी व्यक्ति का कोई अधिकार, मौलिक अधिकार अगर छीन रहे हैं, कोई छीन रहा है, तो उसके लिए व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट जाकर के 5 विशेष व्यवस्थाएं की गई है मौलिक अधिकार बचाने के लिए। 5 प्रकार की रिटों की व्यवस्था की गई संविधान में। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार की रिटें हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए इन रिटों को जारी कर सकते हैं। 5 रिटों का सेपरेट सेशन अलग से होगा, इसमें समझाएंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो 5 रिटों का दोस्तों एक सेशन में अलग से लेकर के आऊंगा, है ना। और बेसिकली इस पर भी सेशन लिया हो, अगर आप सर्च करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। पहले हम इस पर भी सेशन ले चुके हैं, 5 रिट को हम समझा चुके हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ही समझाया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या हुआ? विधायिका ने कोई कानून बनाया, अब वो कानून कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, संविधान के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, या फिर जनता के मूलाधिकार तो नहीं छीन रहा है, तो इसकी जांच करेगा। करके अगर कोई उनका अधिनियम जो कानून बनकर आया था अगर वो इस प्रकार का होगा जो मूल अधिकारों को छीनता होगा तो उसको जो है असंवैधानिक घोषित कर देगी न्यायपालिका। तो इसी को तो पुनर्विलोकन बोलते हैं। पुनर्विलोकन मतलब कि न्यायपालिका ने जो कानून बनाया है उसकी जांच करना, है ना। तो जांच करने के बाद में अगर उसका जितना भाग अधिकारों का हनन करता है उस भाग को रद्द कर देगी, या फिर अगर पूरा ही अगर कानून सही नहीं है, जनता के खिलाफ है, जनता के मूल अधिकारों के खिलाफ है, तो फिर उस पूरे कानून को रद्द कर देगी। तो ये व्यवस्था की गई है 131 में, 131 में केंद्र के लिए और 132 में राज्य के लिए। मतलब ये कि 131 के अंतर्गत अगर केंद्र सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है या 132 के अंतर्गत अगर राज्य सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो जनता के मूल अधिकारों को छीनती हो या संविधान के उपबंधों का उल्लंघन करती हो, तो सर्वोच्च न्यायालय उसको असंवैधानिक घोषित करके उस कानून को वहीं तत्काल प्रभाव से रद्द कर सकते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों इस प्रकार से हमने कंप्लीट सेशन को देखने का प्रयास किया और पूरे विस्तार समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि एकदम बेसिक से लिया था दोस्तों, बिल्कुल जीरो से लिया था। जहां पर जिसने कभी न्यायपालिका शब्द भी अगर नहीं भी पढ़ा होगा ना तो उसको भी सेशन पूरा कंप्लीट समझ आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा, समझ आया हो तो यस जरूर लिखे। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, और अगला सेशन जो होगा वो होगा उच्च न्यायालय पर। आप बहुत भली बात रूप से जानते हैं, इसी प्रकार से उच्च न्यायालय को ही पूरे विस्तार से समझते हुए फिर आगे अन्य संवैधानिक निकायों की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। अगला सेशन भी बहुत जल्दी मतलब कंटिन्यू ही चलेगा। बेसिकली 6 से 7 क्लासेस और बचती है हमारी। 6 से 7 क्लासेस के अंतर्गत हम इस पूरे संविधान सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन दोस्तों, तब तक के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।